हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 11 ओसीएम के थर्ड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर, जहां पे आज हम जो हमारे चैप्टर की जो पूरी सीरीज है वो कंप्लीट करेंगे थर्ड चैप्टर की। अब यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में क्या समझा था, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि क्या क्राइटेरिया है कि कोई भी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब कहलाती है, क्या अगर वो क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है कि नहीं बैठती है, क्या क्राइटेरिया, सारी चीजें हमने समझी थी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का और साथ ही साथ फायदा क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होने का, ये चीजें समझी थी। अब आज के लेक्चर में आज हम क्या समझने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम समझने वाले कि चैलेंजेस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामने। सही बात है कि हर एक इंडस्ट्री के सामने कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, उसी तरह से हमारे इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या सारे चैलेंजेस फेस करती है, डिफिकल्टीज फेस करती है, प्रॉब्लम्स फेस करती है, ये चीजें हम क्या समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम क्या देखने वाले हैं, हम अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करनी है, सेटअप करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्या सारी चीजें करनी पड़ती है, ये सारी चीजें हम क्या खत्म करने वाले हैं। और इसी तरह से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, अब हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल होता है वो कैपिटल इसमें जो लगता है वो क्या होता है, बहुत ही मिनिमल होता है, यानी बहुत ही ज्यादा क्या मिनिमम होता है, यानी कम कैपिटल लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है अपने टेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं उसमें कोई अपडेशन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट जो होता है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी, उनका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जो गुड्स का होता है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं गुड्स, उसके अंदर पड़ता है। कहीं ना कहीं जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो कॉस्टिंग है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है, अगर मैं बात करूं, अगर कोई ड्रेस है, कोई ड्रेस, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो क्या कर रही है, ड्रेस बनाती है या फिर नवरात्रि के कपड़े ही बनाती है। अब एक इंसान क्या कर रहा है, एक ही कपड़ा बना पाता है, एक इंसान क्या एक ही कपड़ा बना पाता है अगर वो हाथों से बना रहा है। वही अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या किया जाता है दोस्तों, कि एक बार में जितना एक इंसान एक घंटे में एक कपड़े बनाता है, वही जो मशीन है वो शायद 10 कपड़े बना दे, 20 कपड़े बना दे, 30 कपड़े बना दे। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो फटाफट होता है और साथ ही साथ जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। हालांकि जो इंसान करता है यानी एक ह्यूमन पावर करता है वो भी क्वालिटी अच्छी रहती है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में आसमान जमीन का क्या फर्क होता है दोस्तों। तो ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने। फिर दूसरा क्या है, इनएडिक्वेट फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम मानते हैं कि इसमें जो फाइनेंस लगता है वो कम लगता है, लेकिन ये एक देखा गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो जो कम फाइनेंस है वो भी क्या मिल नहीं पाता है, उनको अवेलेबल ही नहीं होता। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, बहुत ही बोलते हैं ना, एक छोटी कैपिटल से क्या स्टार्टअप करती है, और उनके जो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं स्मॉल सेक्टर, बहुत सारे जो यूनिट्स होते हैं स्मॉल सेक्टर के, वो जो अपना जो फंड होता है यानी जो पैसा होता है वो कहां से रेस करती है, आपके कैपिटल मार्केट से रेस करती है। ठीक है, जिसकी वजह से अब उनके पास वर्किंग कैपिटल, हालांकि बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में, बिजनेस की एक्टिविटीज में जो पैसे लगते हैं वो पैसे उनके पास होते ही नहीं। कहीं ना कहीं वो क्या हो जाते हैं, उसमें पीछे हटने लगते हैं। तो इस तरह क्या एक इनएडिक्वेट फाइनेंस उनके पास होता है, मतलब पैसे की कमी होती है दोस्तों। एक ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक मेजर प्रॉब्लम है, हालांकि हम मानते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो रूरल एरियाज में क्या सेटअप की जाती है, वहां पे रॉ मटेरियल्स होते हैं, लेकिन कुछ जो इंडस्ट्रीज ऐसी भी सेटअप की जाती है जहां उनके जो रॉ मटेरियल्स उतने इजीली उनका अवेलेबल नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, वो सप्लाई जो होता है रॉ मटेरियल्स का उतना अच्छे से नहीं हो पाता, अगर होता भी है तो उनको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, ज्यादा जो अमाउंट है वो पे करना पड़ता है, तभी उनको जो रॉ मटेरियल मिल पाता है। और ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको रॉ मटेरियल मिले ही अगर वो अच्छा प्राइस पे कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है क्वांटिटी में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, या फिर जो रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी उसमें भी क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चौथा आता है आपका लेबर प्रॉब्लम। अब हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अनस्किल्ड और साथ ही साथ सेमी स्किल्ड वर्कर्स को क्या करती है और डेली वेजेस हायर करती है। जिसकी वजह से क्या होता है, अब जो लेबर्स है जिनको वो हायर कर रही है उनको ये नहीं पता है कि प्रोडक्शन किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या क्या आने लगती है, सबसे पहली चीज उनको बताना पड़ता है कि प्रोडक्शन इस तरह से करना है। अब हालांकि वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो इतने स्किल्ड नहीं है, तो कई बार गलतियां भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो गुड्स होते हैं वो क्या हो जाए, खराब भी हो जाए, जिसका नुकसान भी उनको क्या करना पड़ा है, सहना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक लेबर प्रॉब्लम है कि और कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर हम किसी प्रोफेशनल को हायर करने जाते हैं तो उनको अच्छा खासा फी पे करना पड़ता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं पे कर पाएंगी, क्योंकि उनका जो कैपिटल होता है बहुत ही ज्यादा क्या कम होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है।
कि वो क्या करे, वो एक प्रोफेशनल को हायर करे या फिर प्रोफेशनल को हायर करके अपना जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी वो परफॉर्म कर पाए। तो इस वजह से वो क्या करती है, जो लेबर्स होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको क्या हायर करती है, जिसके बदले क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा नुकसान भी क्या सहना पड़ता है दोस्तों, और डिससेटिस्फैक्शन होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो अप टू मार्क नहीं हो पाता है। ठीक है, अब पांचवा आपका आता है प्रॉब्लम जो है वो है मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। क्या, क्योंकि देखो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग तगड़ी है ना, तो आपका गुड्स जो है बिकेगा ही बिकेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ रेड बुल की, अगर मैं बात करूँ या फिर फॉक की बात करूँ, ठीक है, अब इनकी जो मार्केटिंग टेक्निक है वो बहुत अच्छी खासी है, तो इनके जो गुड्स है बहुत अच्छे खासे बिकते हैं। लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आपके गुड्स क्या है, कहीं ना कहीं अच्छे से सेल आउट नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से अब मार्केटिंग प्रॉब्लम में इनको क्या फेस करना पड़ता है, फेस ये करना पड़ता है कि अब ये डायरेक्ट मार्केट में जाके अपने गुड्स सेल नहीं करते, इनके बीच में क्या होता है, एक मिडल मैन होता है। अब ये मिडल मैन क्या करता है भैया, अपना फायदा देखता है। क्या करता है, इनसे गुड्स तो खरीदता है, लेकिन कैसे खरीदता है, इनको कम दाम में खरीदता है और ज्यादा टाइम में ज्यादा दाम में क्या जाके मार्केट में बेच देता है। और साथ ही साथ कम दाम में तो खरीदा है, और ऐसा भी नहीं होता है कम दाम में खरीदा तो तुरंत पैसे दे रहा है, पेमेंट तुरंत करता हो, ऐसा भी नहीं है। पेमेंट्स भी क्या होती है, डिले होती जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से इनको क्या होता है, इनके पास प्रोडक्शन तो इन्होंने कर लिया, एक बार प्रोडक्शन कर लिया, इन्होंने मिडलमैन को बेच दिया, मिडलमैन जो है इनको पैसे नहीं दे रहा है, दे रहा है लेकिन थोड़े थोड़े दे रहा है, तो आगे की जो प्रोडक्शन है उसमें भी इनको क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक इनको इश्यू क्या फेस करना पड़ता है दोस्तों। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे से डेवलप नहीं होते कि डायरेक्ट मार्केटिंग कर सके या फिर जाके खुद जाके अपने जो गुड्स है वो बेच सके, प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट्स को ऑर्डर ले सके, ये सारी चीजें ये खुद नहीं कर पाते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इतना अच्छा खासा डेवलप नहीं हो पाता है। सिक्स प्रॉब्लम है आपकी आती है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें रॉ मटेरियल्स कहीं और से मंगाने पड़ते, कुछ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनको क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल कहीं और से मंगाना पड़ता है और फाइनिश गुड्स कहीं और क्या बेचने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब रास्ते हैं, अब ये क्या होती है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये रूरल एरियाज में क्या होती है, सिचुएटेड होती है, लोकेट करती है। अब रास्ते इतने अच्छे खासे डेवलप नहीं होते कि जो ट्रक्स हो या फिर व्हीकल्स जो इतने प्रॉपर्ली आए या फिर जाए। ठीक है, तो अब रॉ मटेरियल आ रहा है, तो रॉ मटेरियल आने में बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कभी काल तो ऐसा भी होता है कि ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिलता है, ये भी दिक्कत होती है। एक बार गुड्स प्रोड्यूस कर लिया फिर उसके बाद फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाने में भी इनको प्रॉब्लम होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि रास्ते उतने अच्छे खासे डेवलप नहीं होते। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती जितनी अर्बन एरियाज में होती है दोस्तों, जितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होती है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आता है आपका सिकनेस। सिकनेस क्या होता है दोस्तों, अब सिकनेस ये है कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, अब कहीं ना कहीं उनके वजह से इनको प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही प्रॉब्लम होता है। अब इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या होता है, सबसे पहली चीज जो लेबर्स होते हैं वो इतने स्किल्ड नहीं होते, इतने ट्रेंड नहीं होते, क्योंकि इतने वो प्रोफेशनल लेबर्स नहीं होते जिनको काम स्किल्ड लेबर्स होते नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं मैनेजर यानी सेकंड लेवल की अगर मैं बात करूं यानी मिडिल लेवल की बात करूं, तो मिडिल लेवल में जो मैनेजर्स होते हैं मैनेजरल स्किल्स उनको होती नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं होते, वो तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, साथ ही साथ मार्केटिंग स्किल्स कहीं ना कहीं लैक करते रहते हैं। ये आपका हो गया इंटरनल प्रॉब्लम। अब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, मिडल मैन उनको पेमेंट नहीं करता, ये एक प्रॉब्लम हो गया। वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज होता है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट लोन्स, मानते हैं हम कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो गवर्नमेंट है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू अलग अलग पॉलिसी के थ्रू क्या कर रही है, इनको लोन्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये पेपर वर्क पे होता है दोस्तों, ज्यादा पेपर वर्क पे दिखाई जाती है कि हाँ इतना इतना दिया जा रहा है, लेकिन लोन जो है हमारे जो एक्चुअल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाता दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ अब यहाँ पे ह्यूमंस जो कस्टमर की साइकोलॉजी होती है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ही एक कस्टमर हूं तो मेरी साइकोलॉजी क्या होती है कि जिस ब्रांड का मैंने नाम सुना होता है मैं हमेशा वही परचेस करता हूँ। ठीक है, अगर बिस्किट रखी है, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक टाइगर बिस्किट रखी है, एक कोई लोकल ब्रांड की बिस्किट रखी हुई है, ठीक है, जैसे मारिया एक बिस्किट है फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मारिया एक बिस्किट है, अब दोनों मेरे सामने रखी है, तो आप क्या खरीदोगे, आप टाइगर पे जाओगे कि मारिया पे जाओगे। अगर मैं होता तो मेरा एक क्या है कि मेरा ये है कि मैंने जिस ब्रांड का नाम सुना मैं वही परचेस करूंगा, जो मैंने सुना नहीं वो मैं परचेस नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं टाइगर को खरीदूंगा, टाइगर जो बिस्किट है वो खरीदूंगा, जो मारिया वो बिस्किट खरीदूंगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने डिमांड में होते ही नहीं है दोस्तों। तो ये एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। क्यों,
डिमांड में नहीं होती, क्योंकि उसका नाम ही कभी नहीं सुना रहता है, मार्केटिंग स्किल कहीं ना कहीं लैक करती रहती है ना दोस्तों, तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया। अब आपका 8वां पॉइंट आता है पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। सही बात है दोस्तों, आपके रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि आज गांव गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, सारी चीजें की जा रही है, लेकिन कुछ हद तक की गई है। पूरी जो चीजें हर एक गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं, हर एक सेक्टर में, हर एक जो रूरल एरिया या फिर रीजन है हमारे देश का या फिर हमारी कंट्री का या स्टेट का हम बात करें, तो वहां हर एक रीजन में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची भी है। तो बोलते ना एक स्टेबिलिटी होती है कि फुल 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जैसे अर्बन एरियाज में रहती है, तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। फ्लक्चुएशन अगर रहती भी है तो फ्लक्चुएशन फेस करना पड़ता है, कभी पावर होता है, वोल्टेज होता है, कम होता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मशीन्स पे भी नुकसान पड़ता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो जो लेबर्स होते हैं वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी कंफर्टेबिलिटी चाहिए रहती है दोस्तों। अब आपका 9वां पॉइंट आता है ग्लोबल कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल कंपटीशन हम सभी जैसे जानते हैं कि हमारे इंडिया में ईयर 1991, ठीक है, अब ये एक ऐसा समय था जहां पे इससे पहले हमारा जो देश था वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्राइसिस क्या फेस कर रहा था, बहुत ही बैड कंडीशन में था। तो हमारी गवर्नमेंट ने एलपीजी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या लागू की थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे देश को कहीं ना कहीं क्या फायदा हो, हमारी जो इकोनॉमी हो वो बूस्ट हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, यानी जो एलपीजी आने की वजह से हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको क्या करना पड़ता है, उनको प्रॉब्लम होती है दोस्तों। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जो गुड्स वो बना रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें जो हम कहते हैं ना कि कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, रेस हो जाता है। क्यों रेस हो जाता है? अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक हमारी बिस्किट है, बिस्किट की मेरी कंपनी है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, एक मेरी बिस्किट है, एक हमारी नेशनल, हमारी जो लार्ज स्केल जो हमारी कंट्री की है वो एक ब्रांड आ जाता है। एक फिर इंटरनेशनली भी गुड्स क्या होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, गुड अलग अलग कंट्री में आते हैं, वो दूसरी फॉरेन कंट्री की भी जो प्रोडक्ट्स है वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, कंपटीशन और भी बढ़ गया। अब पहले ही में हमारे गुड्स नहीं खरीद रहे थे लोग, अब और भी ज्यादा हाई फाई ब्रांड आ गया और अच्छी क्वालिटी का आ गया तो लोग और भी नहीं खरीदेंगे दोस्तों। हालांकि हमारी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग उसी को चूज करते, उसी को पसंद करते जिसका ब्रांड नाम उन्होंने सुना होगा, किसी के रेफरेंस में होगा या फिर टीवी में देखा होगा या फिर एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा दोस्तों, उसी को क्या प्रेफर करते, ठीक है। जैसे अगर उन्होंने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, तो वो शायद ही कभी कोई बोलते हैं ना 10 में से कोई एक ही बंदा होगा शायद ही जो क्या करेगा, वो एक बोलते हैं ना अनहर्ड बैंड को क्या प्रेफर करेगा। अगर मैं भी होता तो मैं भी नहीं करता, तो ये एक इश्यू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्या ग्लोबल कंपटीशन का भी क्या हमें सामना करना पड़ता है अगर हम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हम है तो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो स्टेप्स है। अगर हम एक स्मॉल स्केल बिजनेस खोलना है तो हमें क्या सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्या सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वो हम यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले आता है आपका डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। सही बात है दोस्तों, ठीक है। अब बिजनेस खोलना बड़ी बात है, ठीक है, बिजनेस खोलना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप बिजनेस कौन से एरिया में खोल रहे हो। कि अगर आप बिजनेस जिस एरिया में खोल रहे हो, क्या वहां पे आपकी जो गुड्स है या फिर आपकी जो कमोडिटी है, क्या उसकी डिमांड है, क्या आपको रॉ मटेरियल्स आपको इजीली सप्लाई हो पाएंगे वहां पे, क्या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वहां पे, क्या जो आपको जिस तरह का एनवायरमेंट है उस तरह का एनवायरमेंट वहां पे अवेलेबल है, क्या लेबर्स अवेलेबल है क्या, ये सारी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब बिजनेस खोल रहे हो तो आप किस तरह का बिजनेस खोलना चाहते हो, पार्टनरशिप में खोलना चाहते हो या फिर प्रोप्राइटरशिप या फिर एक बोलते हैं ना सोल ट्रेडर, एज अ सोल ट्रेडर बिजनेस खोलना चाहते हो। ये भी आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है। एज अ बिजनेसमैन, एज अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ताकत क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी सबसे पहले पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। अब बिजनेस सेटअप करने से पहले ये सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप जिसमें जो बिजनेस खोलना, जहां पे बिजनेस खोलना चाहते हो वहां पे आपको क्या सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईटी सेक्टर में अपना एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना चाहता हूं, तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उसके लिए क्या किस तरह के लाइसेंस रिक्वायर्ड है, किस तरह के लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, लीगल एनवायरनमेंट क्या, लीगली क्या सारी चीजें डॉक्यूमेंट मुझे फाइल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, आईटी सेक्टर में हमारी क्या किस तरह के गुड्स जो है, किस तरह की जो कमोडिटी है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, किस तरह के ऑलरेडी हो चुके, क्या आउटडेटेड हो चुका है, क्या नया आने वाला है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी।
तभी क्या होगा, तभी हम हमारा जो बिजनेस है एक सही डायरेक्शन में लेके जा पाएंगे। अगर पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ पता नहीं कर रहे, हम बिजनेस क्या खोल दे रहे हैं, पता चल रहा है मैं फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल फोन का क्या कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्री खोल दे रहा हूँ। अब इंडस्ट्री मैंने खोला, ठीक है, अब मुझे कुछ भी क्या क्या कुछ भी अता पता नहीं किया, और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो कीपैड वाली मोबाइल फोन है वो मैंने क्या करना, मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया। अब कीपैड वाली फोन हम सभी जैसा जानते हैं कि आज डिमांड में नहीं है, आज लोग उसे प्रेफर नहीं करते। तो मैं क्या, अगर कीपैड वाले फोन में मैन्युफैक्चर करता हूं या फिर मैं प्रोड्यूस करता हूं और मार्केट में बेचता हूं, तो क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। शायद हो सकता है 100 में से या फिर एक या दो बंदे खरीद ले तो खरीद ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नहीं जाएगी उसके लिए। अगर हम, हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है नोकिया का। अगर मैं नोकिया की बात करूं, नोकिया एक ऐसा जाना माना मोबाइल फोन कंपनी था जो कीपैड के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। अब उसने क्या किया, बिजनेस एनवायरमेंट के हिसाब से, जो चेंजिंग एनवायरमेंट था, जो चेंजिंग ट्रेंड था, जो लोगों की बोलते हैं ना कंफर्टेबिलिटी, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, तो क्या हुआ, बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया। आज नोकिया ने बहुत ज्यादा कोशिश की अपने आप को वापस से मार्केट में लेकर आने के लिए, लेकिन लेकर नहीं आ पाया। तो हमें एज अ बिजनेसमैन, एज अ इंडस्ट्रीज, मुझे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या, लाइसेंसिंग पॉलिसी, लीगल एनवायरमेंट क्या, टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट क्या है, लोग क्या आज की डेट में क्या चाहते हैं उस सेक्टर में, ये समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है दोस्तों। अगर नहीं समझोगा तो गई भैंस पानी में, ये वाला हाल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे ठीक है भैया हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री किस चीज की खोल रहे हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग खोल रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस खोल रहे हैं वो आपने डिसाइड करा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप कौन सा गुड्स मैन्युफैक्चर करना चाहोगे, कौन से सर्विस आप क्या करना चाहोगे, अवेयर करना चाहोगे अपने कस्टमर्स को, ये आपको समझना पड़ेगा। आप जो XYZ किसी भी कमोडिटी में क्या करना चाहते हो, या फिर किसी भी मैन्युफैक्चर या फिर सर्विस सेक्टर में आप अपना हाथ डालना चाहते हो, जो आपकी कमोडिटी या फिर जो आपकी सर्विस है वो अवेल करवाना चाहते हो, तो सबसे पहली जानकारी आपको ये रख लेनी है कि आज वो गुड्स है, उस आपकी कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो आपके कॉम्पिटिटर किस तरह के जो गुड्स है वो प्रोड्यूस कर रहे, आपको उसे कुछ यूनिक करना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक भीड़ है, सब लोग जा रहे हैं, अगर आप सेम चीज अब प्रोड्यूस करके दोगे तो लोग आपको इतनी जल्दी क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहीं आप क्या कर रहे हो, आपके जो कॉम्पिटिटर से 2 हाथ ज्यादा है एक्स्ट्रा और अच्छी क्वालिटी अगर प्रोड्यूस करके दे रहे हो, तो लोग आपको क्या ज्यादा पसंद करेंगे दोस्तों। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स क्या करना चाहते हो, मैन्युफैक्चर करना चाहते हो या फिर सर्विस रेंडर करना चाहते हो अपने कस्टमर्स को, तो ये चीज आप सबसे पहले क्या समझनी पड़ेगी, यानी इनोवेशन करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा क्या, सिलेक्शन ऑफ प्लेस। ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको लोकेशन क्या करना पड़ेगा, सेटअप करने के लिए लोकेशन चूज करना पड़ेगा। बाकी सारी साथी मैंने ये भी बताया कि मार्केट कौन सा नजदीक है, मार्केट आपसे नजदीक है कि नहीं, रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं, लेबर्स इजिली अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपको अवेल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है मॉडर्न वो आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। पता चल रहा है आपने बिजनेस खोल दिया, एक ऐसी जगह खोल दे रहा पहाड़ों के बीच में जाके खोल दे जहां पे ना ट्रक आती है, ना बोलते हैं नेटवर्क है, ना तो लेबर मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहे, तो वहां पे बिजनेस खोलोगे तो भैया चलने वाला नहीं है। प्रोडक्शन नहीं खोल लो भले, लेकिन चलने वाला है। अगर खोल भी लिया चलो गुड्स आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे होते, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा रेस हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल लेकर आओगे तो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेकर जाओगे तो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, लेबर्स हायर करोगे तो लेबर्स दूर दूर से आएंगे तो उनको रहने के लिए, उनका खाने का पीने का खर्चा भी उठाना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा रेज हो जाएगा दोस्तों। तो वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी जब आप बिजनेस खोल रहे हो दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो क्या आएगा, प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी की है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी होनी चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर्स पता चल रहा है आपसे दुगना तिगना अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से, तो आपका क्या प्रोडक्ट तो धड़ा का धड़ा ले जाएगा, कोई भी लेगा नहीं दोस्तों, सही बात है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिसर्च कर लेना है कि आपके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए आज टेक्नोलॉजी क्या यूज की जा रही है, कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आई है क्या, कोई नई मशीन आई है क्या जो प्रोडक्शन भी अच्छा खासा कर दे और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा कर दे, और साथ ही साथ जो अमाउंट है प्रोडक्शन का वो भी अच्छा खासा कर दे, और कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको सिलेक्ट करनी है। बिजनेस प्रपोजल, सही बात है, आप बिजनेस प्रपोजल है, प्रोजेक्ट अप्रेजल करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट अप्रेजल मतलब क्या, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आप एक जूते बनाने का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, जूता एक बोल रहे हैं आप मार्केट में एक नई तरीका का शूज आना चाहिए जिसमें एक जो डिजिटली कनेक्ट हो,
ठीक है, जो आपके स्टेप्स, आप कितने स्टेप्स चल रहे हो वो काउंट रखे, आपकी जो लोकेशन है वो आपको ट्रैक करे, ये सारी चीजें कर। अब ये जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करो, लॉन्च करने से पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा, जजमेंट करना पड़ेगा। क्या जजमेंट किस तरह से करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज ये करनी पड़ेगी, क्या इस तरह की चीज सच में पॉसिबल हो पाएगी, क्या सारे टेक्निक्स लगेंगे, क्या सारी टेक्नोलॉजी लगेगी। अगर मैं कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली कोई क्राइसिस तो फेस नहीं करना पड़ेगा, बजट में चेक कर लूंगा, मार्केट में अगर मैं ये चीज लेकर आ रहा हूं क्या लोग इसको पसंद करेंगे, क्या टेक्निकली क्या सारी चीजें होने वाली, कहीं अगर मैं इस तरह के शूज लेकर आ रहा हूं तो कहीं कोई सोशल जो बोलते सेंटीमेंट्स है वो तो हम नहीं कर हो रहे। ये सारी चीजें हम मुझे क्या समझनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह के शूज मुझे मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे किस तरह की लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह की मैनेजर एक्टिविटी मुझे परफॉर्म करवानी पड़ेगी, ये सारी चीजें भी मुझे समझनी पड़ेगी। सातवां पॉइंट आता है फाइनेंस। ये तो भाई हम माई बाप होता है बिजनेस का किसी भी, क्योंकि देखो जैसे एक बॉडी में हमारे जो खून होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से आपका जो बिजनेस होता है, बिजनेस में क्या होता है, आपका जो फाइनेंस होता है यानी जो पैसा होता है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आप कोई भी बिजनेस अगर फाइनेंस बहुत अच्छे से मैनेज करता है तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा चलेगा। अगर फाइनेंस अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चलने वाला नहीं। भले आप प्रोडक्शन कितना भी कर लो, गुड्स कितने भी बेच लो, लेकिन आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज है कि फाइनेंस किस तरह से मैनेज करना है, क्या एफिशिएंसी मेंटेन करके रखनी है, ये सारी चीजें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता। और हमेशा ये ध्यान रखना कि आप फाइनेंस अगर किसी से बोरो कर रहे हो तो कितने इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कम इंटरेस्ट पे करो। अब जैसे मैं बात करूं कि 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग में से एक बंदा आपको 15% पे दे रहा है, आपको एक 20% पे दे रहा है, एक आपको 10% पे दे रहा है, एक बंदा ऐसा जो 7% पे आपको लोन दे रहा है, तो आप किससे लोगे? 20 वाले से लोगे, 15 वाले से लोगे, 10 वाले से लोगे, 7 वाले से लोगे? तो अगर हम होते हैं एज अ बिजनेसमैन, आप किससे लोगे? आप 7% वाले से लोगे, क्योंकि इंटरेस्ट आपको कम दे रहा है, उससे जो पीरियड है लौटाने का चारों ही क्या दे रहे, सेम दे रहे, तो आप क्या करोगे? 7% वाले से लोगे। तो ये चीजें आपको क्या समझनी है। आपको बिजनेस में जब भी आप पैसे लेकर आ रहे हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो कैपिटल कहां से लेकर आ रहे हो वो बहुत ही बेस्ट तरीके से लेकर आना आपको, कि आपको किसी भी तरह का क्या नुकसान होना नहीं चाहिए, आप किसी भी तरह से फंसने नहीं चाहिए दोस्तों। अब ये सारी चीज आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, फाइनेंस भी देख लिया, गुड्स का जो सिलेक्शन है वो भी कर लिया आपने, ये भी देख लिया कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है कि सर्विस में जाना है, कहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए मेरे इंडस्ट्री बोल सकता हमारे यूनिट की, ये भी आपने चीजें समझी, सारी चीजें समझ लिया। अब आता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म लेनी पड़ेगी। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से, जिसको हम लोग DICB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों। क्लियर हो गया? अब उस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद साथ ही साथ उसमें जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको अटैच करके आपकी जो DIC होती है यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है वहां पे सबमिट भी करना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर हो गया? अब एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, अब जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है यानी जो सारी चीजें रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस के लिए वो आपको क्या करना पड़ेगा? सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आती है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आता है? जैसे आपको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग स्पेस अलोकेट करने पड़ेंगे। जैसे रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए स्पेस अलोकेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब गुड्स प्रोडक्शन कहाँ पे होंगे उसके लिए एक अलग स्पेस आपको अलोकेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ पे स्टोर किए जाएंगे, कहाँ से वो लोड किए जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट्स आएंगे मतलब जो ट्रक्स आएंगे या फिर जो व्हीकल्स एक्सप्रेस व्हीकल्स आएंगे वो कहाँ पे रुकेंगी, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको अलोकेट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो लेबर्स है, लेबर्स कहाँ पे रहेंगे, लेबर्स कहाँ पे साइन करेंगे, जो मैनेजर्स होंगे उनका डेस्क कहाँ पे रहेगा, ऑफिस का, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? अरेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ आपको मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी और एम्प्लॉयज को भी हायर करना पड़ेगा, और जो वर्कर्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से उनको भी हायर करना पड़ेगा। पैकेजिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग, मैनेजिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए आपको वर्कर्स भी क्या हायर करने पड़ेंगे, लेबर्स हायर करने पड़ेंगे बेसिकली। ठीक है, अब आता है अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई। सही बात है दोस्तों, आपको अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा? मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो चलने वाली नहीं, हवा से तो चलेगी नहीं, हमारी तरह की हम सांस ले लेते हैं तो हमारे लिए बहुत हो जाता है। उसी तरह से मशीन को क्या चाहिए रहता है? मशीन को पावर चाहिए रहता है। आपको पावर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पावर कहाँ से आपको मिल सकता है, अच्छे से मिल सकता है, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा नियरेस्ट पोल है जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो मिल सकता है दोस्तों। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ वाटर सप्लाई भी आपको वाटर सप्लाई भी आपका अरेंजमेंट भी आपको करवाना
पड़ेगा दोस्तों, चाहे आपको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़े या ना पड़े, लेकिन जो लेबर्स होंगे, जो ह्यूमन रिसोर्स, उनको तो वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, अगर हमारे घर की बात करें तो घर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे इंडस्ट्रीज में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर सप्लाई। स्टाफिंग, एक बार मशीन इंस्टॉल कर ली, अब यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंस अराइज होती है वो होती है मैन पावर की। ठीक है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह के मैन पावर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, कि कैसे स्किल्ड, कैसे कहाँ पे स्किल्ड लेबर्स की आपको आवश्यकता है, कहाँ पे अगर स्किल्ड लेबर्स नहीं भी रहेंगे, अनस्किल्ड लेबर्स रहेंगे तो भी आपको काम चल जाएगा। आपको कैसे आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई लेबर्स आपके या फिर कोई है जिनको आपने हायर किया, तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, किस तरह की अपडेशन उनमें आपको चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी। आपको मेरे ख्याल से फिजिकल रिसोर्स, साथ ही साथ अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई, फिर स्टाफिंग, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, सही बात है, अब प्रोडक्शन का एक नेक्स्ट स्टेप बनता है, लेकिन एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, मैंने कहा है दोस्तों, क्योंकि आप मार्केटिंग जितने अच्छे से कर सकते हो या फिर बिजनेस की जो एडवर्टाइजिंग है जितने अच्छे से कर पाओगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट क्या करेगा, बूम करेगा। अगर मैं बोलूं कि मार्केट में क्या चल रहा है तो आप क्या बोलोगे, फॉग चल रहा है, तो ये मार्केटिंग का नतीजा है दोस्तों, मार्केटिंग का नतीजा है कि लोगों की जुबान पे अगर आप किसी से भी जाके पूछो कि क्या चल रहा है, तो वो क्या बोलेगा, फॉग चल रहा है। सही बात है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर हम कोई भी पानी का बॉटल लेने जाए, तो हम क्या, हमारे मुंह से कभी ये नहीं निकलेगा कि भैया आप एक पानी का बॉटल देना, हमारे मन से क्या, मुंह से क्या निकलता है, जबान से ये निकलता है कि बॉस दादा एक बिस्लेरी देना। वही अगर मैं नूडल्स की बात करूं तो हम कभी ये नहीं जाके बोलते नूडल्स दो, हम हमेशा जाके क्या बोलते हैं, मैगी दो। अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो हम बेसिकली इंडियंस कभी ये जाके नहीं बोलते कि दादा टूथपेस्ट देना, भैया टूथपेस्ट देना, हम हमेशा जाके ये बोलते कोलगेट देते, भले वो कोलगेट पेप्सोडेंट का क्यों ना हो, पेप्सोडेंट का ही क्यों ना। तो ये सारी चीजें किसके वजह से, सारी चीजें मार्केटिंग की वजह से। तो आपकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी रहनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स जो आपके बोलते हैं ना, आपके ब्रांड का आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर भी प्रोड्यूस कर रहा है तो आपके ब्रांड नेम से जाना चाहिए वो प्रोडक्ट। अब आपका रिव्यू ऑफ फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस, सही बात है। अब आप क्या करो, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुड्स प्रोड्यूस कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपकी जिम्मेदारी, अब आप असली खेल चालू होता है। चालू ये होता है कि आपने गुड्स जो है कस्टमर को दे दिए, ठीक है, कस्टमर्स तक पहुंचे, कस्टमर्स यूज करें, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इवैल्यूएट करो कि कस्टमर्स को जो गुड्स है वो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या अच्छी चीज है जो कस्टमर को अच्छी लग रही है, जिससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस में आप बिजनेस आपका जो बूम करेगा, और साथ ही साथ जो आपका प्रोडक्शन में आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। अगर कोई फॉल्ट है तो फॉल्ट को क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको फीडबैक लेना इसलिए जरूरी है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पता रहेगी तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक तरह से अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे तो क्या करोगे, आप सेम तरह का गुड्स क्या करोगे, प्रोड्यूस करते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपकी गुड्स खरीदना क्या कर देंगे, एकदम बंद कर देंगे। दोस्तों समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो यहाँ पे हमने पूरा जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो दोस्तों। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।